एवरीवन, वेलकम टू फिजी टॉक्स। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये हम लोग आज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर एक डाइपोल हमने प्लेस कर दिया। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन P माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बनाते हुए प्लेस्ड है। So now first of all we have supposed electric field, and in this electric field we have placed an electric dipole which is making an angle theta with the external electric field. अब जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाने की वजह से यह चार्ज पर इस तरफ F फोर्स लगेगा, और इस F की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस QE के बराबर होगी। और इतना ही फोर्स इस चार्ज पर लगेगा, यानी कि जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन दोनों चार्जेस पर फोर्स लगाना चालू कर दिया, और जो फोर्स की वैल्यू है F वो इस तरफ है, और ये फोर्स है माइनस Q इंटू E। दिस इज द फोर्स acting on the minus charge, and this is the force acting on the plus charge. Both forces which is acting on the positive and negative charges are same and equal. ये दोनों जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स जो है इक्वल है, लेकिन इक्वल होने के साथ ही साथ इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। दैट मीन्स कि अगर ये एक डाइपोल है तो इस डाइपोल पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर इस तरफ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लेकिन इन दोनों फोर्स की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सेम है। सेम होने की वजह से इन दोनों का नेट फोर्स अगर निकाला जाए तो डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन इन दोनों अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस की वजह से एक कपल बन रहा है, कपल ऑफ फोर्स बन रहा है, और इस कपल ऑफ फोर्स की वजह से ये डाइपोल घूमने की कोशिश करेगा। ये कपल ऑफ फोर्स एक टॉर्क बनाएंगे, यानी कि these equal and opposite forces, equal and opposite forces, these equal and opposite forces makes a couple of force that is a torque। एक टॉर्क क्रिएट होगा, एक कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे, इसका मतलब एक टॉर्क क्रिएट होगा, और इन दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से ये डाइपोल घूमने की कोशिश करेगा। ये वाला चार्ज हमारा इस तरफ और ये वाला चार्ज हमारा इस तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी कि ये दोनों फोर्स जो हैं ये फोर्स ऑफ कपल बनाएंगे, और ये फोर्स ऑफ कपल एक टॉर्क को क्रिएट करेंगे, और टॉर्क इसको घुमाने की कोशिश करेगा। तो कितना टॉर्क लगेगा इस डाइपोल पर? तो इस डाइपोल पर टॉर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू वन फोर्स, कोई एक फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, कोई एक फोर्स और दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो
अब ये बताइए कि इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है। मान लेते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 2a। तो ये दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम इस थीटा का साइन लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस साइन थीटा, और यहां पर हाइपोटेनियस है 2a, दैट इज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये अब बन जाएगी 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू वन फोर्स में आप लिख सकते हैं QE। तो यहां पर हमने लिखा QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस दैट इज 2a sin थीटा। तो टॉर्क हमें मिलेगा 2aqe sin थीटा, यानी कि टॉर्क की वैल्यू आ गई pe sin थीटा। ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क इस डाइपोल पर लग रहा है जो कि इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम इस डाइपोल को थोड़ा से घुमा दें, मान लेते हैं कि हमने डाइपोल को रोटेट किया, और कितना रोटेट किया, कितना एंगल रोटेट किया, d थीटा एंगल हमने रोटेट किया। तो अगर हम d थीटा एंगल रोटेट करेंगे तो इस टॉर्क की अगेंस्ट हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने लिखा कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, work done in rotating the dipole by d theta। तो वर्क डन इज इक्वल, वर्क डन हो जाएगा dw, क्योंकि हम थोड़ा से ही घुमा रहे हैं। तो dw इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। अब डाइपोल को थोड़ा से हल्का से घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, dw, और dw की वैल्यू कितनी है, टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। अब हम टाउ की वैल्यू रख देंगे, तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी pe साइन थीटा, और ये बन गया थीटा। तो ये हमें, अगर हम डाइपोल को थोड़ा से अमाउंट घुमाएंगे तो हमें इतना काम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हमने डाइपोल को एक पोजीशन θ1 से θ2 तक घुमाया, θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक रोटेट किया। तो θ1 से θ2 तक रोटेट करने में हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस छोटा सा जो वर्क डन निकाले हैं इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आइए इंटीग्रेशन करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब देखिए क्या करना है कि हमने जो है इसको इंटीग्रेट करना है। तो dw इज इक्वल टू आया d टाउ डी थीटा, दैट इज pe साइन थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वल टू dw के। अब नाउ टोटल वर्क डन in rotating the dipole from θ1 to θ2, θ1 से θ2 तक रोटेट करने में वर्क डन करना पड़ेगा w, एंड w मीन्स इंटीग्रेशन dw, दैट मीन्स इंटीग्रेशन θ1 से लेके θ2 तक pe साइन थीटा डी थीटा, pe साइन थीटा डी थीटा। अब pe को हम आउट ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है और डाइपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू। तो pe को आउट ऑफ द इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा θ1 से θ2 तक
साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगाएंगे, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक की लिमिट लगाएंगे। तो देखिए इसको हमने कर दिया W इज इक्वल टू पी ई, और इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पी ई माइनस बाहर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं। तो अपर लिमिट थीटा 2 थी, तो पहले एक बार थीटा की जगह हमने थीटा 2 रखा, फिर माइनस लगाया, थीटा 1 रखा। अब इस अंदर वाले बाहर वाले माइनस को अंदर ले जाइए, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा 2, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने वर्क डन किया डाइपोल को रोटेट कराने के लिए। थीटा 1 से थीटा 2 अगर हम डाइपोल को रोटेट कराएंगे तो इतना हमको वर्क डन करना पड़ा। अब ये हमारा वर्क डन का फार्मूला आ गया, ये हमारा वर्क डन का फार्मूला आ गया। अब मान लेते हैं कि थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री है और थीटा 2 की वैल्यू हमने थीटा मान ली। तो चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो देखिए अब अगर हम थीटा 1 को सपोज कर लेते हैं, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, then W is equal to PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, दैट इज इक्वल टू W के, दैट इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। तो हमारा जो वर्क डन का फार्मूला आ गया, ये आया माइनस PE cos थीटा। ये जो हमने रोटेट कराने में वर्क डन किया है, यही वर्क डन इस डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, यानी कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एज अ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ये स्टोर हो जाता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी, माइनस PE cos थीटा, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस PE cos थीटा होती है। नोट कर लीजिए। अब अलग अलग कंडीशन पर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कि डाइपोल जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, डाइपोल जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, या डाइपोल जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है। तो इन तीन कंडीशन में हम डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला। तो सबसे पहले इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग स्पेशल केसेस पर चलते हैं। तो चलिए अब हेडिंग डालिए स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस और केस नंबर 1। केस 1 में क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, यानी कि ये हमारा डाइपोल है जिसका पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, और ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है P और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है E।
और आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये हमने केस लिया है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जिस तरफ एरो रहता है फील्ड लाइंस में, इसका मतलब उस तरफ जो है निगेटिव प्लेट है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब ये निगेटिव इधर होगी प्लेट और इधर कहीं पॉजिटिव प्लेट होगी, पॉजिटिव प्लेट होगी। तो ये जो डाइपोल है हमारा, ये डाइपोल का पॉजिटिव वाला चार्ज निगेटिव प्लेट के सामने आना चाहेगा और ये जो निगेटिव वाला चार्ज है ये पॉजिटिव प्लेट के तरफ आना चाहेगा। और अगर ये कंडीशन इसको ऑब्टेन हो गई है, प्राप्त हो गई है, तो इस कंडीशन में ये P इसका जो डाइपोल मोमेंट है ये लगाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल होगा। और इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने की कंडीशन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट इज इनके बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है। और एंगल 0 डिग्री बन रहा है तो इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस पीई कॉस थीटा, और यहां हम लिखेंगे माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, u की वैल्यू, तो u हमारा हो जाएगा माइनस पीई, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस पीई। ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन में डाइपोल हमारा स्टेबल कंडीशन में होगा, यानी कि दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ऑफ द डाइपोल। ये डाइपोल की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दिस इज द स्टेबल, इन दिस कंडीशन द डाइपोल विल बी इन स्टेबल कंडीशन। डाइपोल जो हमारा होगा वो स्टेबल कंडीशन में होगा, या हम कह सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। किस में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम में होने की वजह से ये जो डाइपोल है, ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इस वजह से डाइपोल, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, एंड दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब केस नंबर 2 पर चलते हैं, केस नंबर 2 पर चलते हैं। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक बात और खास होगी कि ये डाइपोल जैसे ये रखा है, अब डाइपोल को आप थोड़ा से भी डिफ्लेक्ट करेंगे इसकी पोजीशन से, ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया, मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे नचा दिया, तो नचाने के बाद डाइपोल फिर से अपनी ही पोजीशन में आ जाएगा। डाइपोल जो है अपनी पोजीशन में, ऐसे आप अगर इसको रोटेट करा भी देंगे, छोड़ देंगे, तो ऐसे आ जाएगा, फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मान लेते हैं कि हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट इज ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव P की जो डायरेक्शन है वो उस ऊपर की तरफ है, और E की डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी माइनस पीई कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। यानी कि जब हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो इस कंडीशन में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं केस नंबर 3 पर। तो केस नंबर 3 पढ़ेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। केस नंबर 3 है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो केस नंबर 3 में चलते हैं, हेडिंग डालिए केस 3। केस 3 का मतलब कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, थीटा की वैल्यू हम लोग लेंगे 180 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड और लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड साइड है। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। दैट इज यहां पर अगर हम निगेटिव प्लेट कहें और यहां हम पॉजिटिव प्लेट कहें, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के सामने आ गया और निगेटिव वाला निगेटिव के सामने आ गया। इसका मतलब कि निगेटिव निगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से ये डाइपोल हमारा रोटेट करके स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में जब हमारा डाइपोल लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो, तो इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, और cos 180 वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस पीई और -1 ये हो गया u की वैल्यू और u बराबर हो जाएगा पीई। यानी कि ये बन गया डाइपोल की, ये है डाइपोल की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होने की वजह से ये डाइपोल हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्या है? डाइपोल की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बात क्लियर हो गई? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी अनस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये उसी तरह से है जिस तरह से आप जितनी ज्यादा ऊपर हाइट पर जाएंगे गिरने का डर उतना ही रहता है, यानी कि आप अनस्टेबल होने लगते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा मैक्सिमम है उसकी अनस्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है, स्टेबल होने की जो संभावना है वो उतनी ही कम है। तो ये हमारा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डिफरेंट पोजीशन। अब हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे और न्यूमेरिकल में देखेंगे कि कैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलिए अब हम लोग सवाल लगाते हैं और जो सवाल है देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अरेंजिंग द 3 पॉइंट चार्जेस ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। मतलब ये फिगर दिया गया है, ये फिगर इक्विलैटरल ट्रायंगल शो कर रहा है। इसके एक वर्टिसेस पर 6 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस्ड है, दूसरे वाले वर्टिसेस पर 6 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस है और थर्ड वर्टिसेस C पर -6 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। आपको बताना है कि इस सिस्टम को बनाने में कितना काम करना पड़ा, या आप फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या? तो जैसा कि आपको पता है कि 3 पॉइंट चार्जेस से मिल करके जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, वो हम लोगों ने निकाला था U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। अब इसमें हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो 6 माइक्रोकूलम है इसको हमने Q चार्ज मान लिया, ये भी जो 6 माइक्रोकूलम है इसको भी हमने Q चार्ज मान लिया, और ये जो -6 माइक्रोकूलम है इसको हमने -Q चार्ज मान लिया। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू Q1 कितना है? Q है। Q2 हमने क्या माना? Q अपॉन R12 मतलब 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको लिखेंगे 10
इंटू 10 की पावर -2 मीटर प्लस Q2 Q3। देखिए ये पहले वाले चार्ज को हमने Q1 कहा, दूसरे वाले चार्ज को ये, और ये है थर्ड नंबर का चार्ज Q3। आपको लेना है Q2 Q3 यानी कि Q और -Q लेना है। तो आपने यहाँ लिखा Q दूसरे ब्रैकेट में -Q अपॉन R23, इसका मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर? अब ये हो जाएगा प्लस Q1 कितना है Q, और देखिए और Q3 कितना है यहाँ पर -Q। क्लियर? अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। समझ गए? अब ये जो माइनस है ये माइनस मल्टीप्लाई होगा और आगे लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? और इसका जो माइनस है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये वाला सिस्टम कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा 1/4πε0 -Q² अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये आपको मिला। अब इसमें हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें सिस्टम को बनाने में जो काम करना पड़ा वो निकल जाएगा और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल जाएगी। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, माइनस बाहर ले लीजिए, ये हमने माइनस बाहर कर दिया। Q² कितना दिया है 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो यहाँ हम लिखेंगे Q², दो बार लिखेंगे 6 इंटू 10 की पावर -6 और 6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है? न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा -9 इंटू 6 इंटू 6 और 10 की पावर 9 -6 ये हो जाएगा 10 की पावर 9 -6 अपॉन 10 की पावर 1 और -2 कितना हो गया -1 हो गया। 1 और -2 हो गया -1। ये -1 क्या होगा ऊपर जाएगा, तो -1 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा। -1 जब ऊपर जाएगा तो +1 बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हम लोग को मिलेगा 6 6 36 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 का 4 कैरी लगा 5, 9 3 27 और 27 और 5 32, ये हो जाएगा 32। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -324 इंटू 10 की पावर 10 और -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 जूल, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा -3.24 जूल। तो सिस्टम को बनाने में कितना काम करना पड़ा -3.24 जूल काम करना पड़ा। दैट इज सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किए गए वर्क डन के बराबर है, जो कि आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन के, और आ गया -3.24 जूल। ठीक है? समझ गए? अब अगर कोई ये पूछे कि इन चार्जों को तोड़ने में, यानी कि ये चार्ज जो अभी 10-10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर, अब इन चार्जों को तोड़ दिया जाए और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अलग अलग कर दिया जाए तो कितना काम करना पड़ेगा? वही काम करना पड़ेगा जो सिस्टम को बनाने में करना पड़ा। दैट इज हमको +2.34 जूल का काम करना पड़ेगा। यहाँ माइनस है तो हमें उतना ही काम पॉजिटिव करना पड़ेगा। जब हम उतना ही वर्क डन इस पर और करेंगे तो इसको दूर करने में जितना वर्क डन बनाने में काम करना पड़ता है उतना ही वर्क डन हमें इसको तोड़ करके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंचाने में भी करना पड़ता है। ठीक है? समझ गए बात को? तो ये रहा आपका एक न्यूमेरिकल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट चार्जेस से बने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, वहां जहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, जहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? इस सवाल को नोट कर लीजिए और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर।